10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, तो कल हमने कृषि के अंतर्गत फसलें और उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। तो कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत अपने पढ़ा था खरीफ की फसल, दूसरा था रबी की फसल और तीसरा था जायद की फसल। इसी प्रकार विधियों के आधार पर भी हमने 4 भागों में विभाजन किया था, जिसके अंदर पहला था खाद्यान्न फसलें, दूसरा था व्यावसायिक फसलें, तीसरा था बागानी फसलें और चौथा था उद्यान फसलें उद्यान के रूप में। तो इसको विधि के आधार पर या फिर विधियों के आधार पर है वो विभाजित किया गया है। तो विधियों के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जबकि इनको हमने पढ़ा था ऋतुओं के आधार पर। किनके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। तो ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की, खरीफ, रबी और जायद थी। तो विधियों के आधार पर 4 प्रकार की थी। तो आज अपने इससे आगे बढ़कर के विस्तार से हम फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे, फसलों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में। तो गेहूं और चावल का हमने अध्ययन किया था, जो हमारे देश के अंतर्गत सबसे अधिक खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि पूरे विश्व के अंतर्गत चावल का खाद्यान्न के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होता है और उसके बाद दूसरा नंबर गेहूं का है। और हमारे देश में खाद्यान्न की बात करें तो सबसे अधिक भी चावल का है, दूसरा गेहूं का है और तीसरा स्थान बाजरे का है। तो आज हम गेहूं और चावल का अध्ययन करने के बाद मक्के का अध्ययन करेंगे। मक्के के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए? तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं तापमान। इसके बाद दूसरा बिंदु है वर्षा। तीसरा है मिट्टी, यानी इसके लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। इसी तरीके से इसका चौथा है उपयोग, इसका क्या उपयोग होता है। और इसके बाद में अगला बिंदु होगा इसका भारत में उत्पादक क्षेत्र एंड इनकी भौगोलिक परिस्थितियों के रूप में भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां पाई जाती है। तो मक्के का हमारे देश के जो पहले ये एक प्रकार की विदेशी किस्म का पौधा था और सबसे पहले हमारे देश में इस पौधे को 17वीं सदी में उगाया गया। और भारत में लाने वाले इस पौधे को कौन थे? पुर्तगाली थे। अर्थात भारत के अंतर्गत 17वीं शताब्दी में मक्का है वो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया, लेकिन मूल रूप से ये पौधा अमेरिका का है। किस देश का है? अमेरिका का है। तो हमारे देश में मक्का उत्पादन में भी विश्व के अंतर्गत दूसरा स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का है और दूसरा स्थान भारत का है। तो 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा इसको हमारे देश के अंतर्गत लाया गया था और आज हमारे देश के अंतर्गत विश्व में देखा जाए तो 6.7% इसका उत्पादन हो रहा है। तो इसके लिए अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। सबसे पहले हम तापमान को देखते हैं, जो कि 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 से 25, कुछ किताबों में 35 भी लिखा हुआ है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग है, लेकिन अधिकांश रूप से किताबों में 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। तो कहने मतलब 15 से 25 या 35 डिग्री के मध्य जो तापमान है वो इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी प्रकार वर्षात है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। एंड मक्का उत्पन्न करने के लिए वर्षात की आवश्यकता कितनी है? 50 से 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार मिट्टी दोमट, चिकनी, कच्छारी
कच्छारी, अर्थात जहां पर काली मिट्टी का अधिकांश रूप से भूभाग पाया जाता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत क्या पैदा किया जाता है? मक्का एंड मक्के का उत्पादन होता है। इसी प्रकार इसका उपयोग स्टार्च के रूप में, स्टार्च, ग्लूकोज के रूप में, चारा, खाद्यान्न, वो मानव खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग होता है। तो उत्पादक क्षेत्र भी इसके हमारे देश के विस्तृत है। उत्पादक क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो मक्का अधिकांश रूप से दक्षिण भारत एन कहने मतलब ये सबसे अधिक आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पैदा किया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, इन राज्यों के अंतर्गत मक्के की खेती है वो अधिकांश रूप से की जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर गोवा, छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, इन राज्यों में भी मक्के की खेती अधिकांश रूप से होती है। सभी राज्यों के नाम लिखना यहाँ उचित नहीं है, मुख्य मैंने लिख दिए हैं। लेकिन सबसे अधिक जो उत्पादन होता है कौन से राज्य के अंतर्गत होता है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 19%। तो इसी प्रकार 15-16% है वो कर्नाटक के अंतर्गत, तो राजस्थान में 11% इसका उत्पादन होता है। तो इस प्रकार भारत के अलग अलग राज्यों के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मक्के का उत्पादन किया जाता है। इसी तरीके से उत्पादक क्षेत्र के बाद में हम इसके अंतर्गत ये भी देख सकते हैं कि राजस्थान में ये कहां पैदा होता है। तो राजस्थान में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो आपके हैं गंगानगर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, इन राज्यों के अंतर्गत अधिकांश रूप से हमारे राज्य के अंतर्गत मक्के का उत्पादन होता है। तो एक बार वापस देख लीजिए, मक्का एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, अर्थात खरीफ की फसल के रूप में इसे उगाया जाता है। भारत में इस पौधे को लाने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे। कौन सी यूरोपीय जाति थी? पुर्तगाली थी। और 17वीं शताब्दी में इसको कर्नाटक के अंतर्गत बोरोबुदुन की पहाड़ियों के अंतर्गत उगाया गया था। इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां जो आपके सामने रखी है अलग अलग है, अर्थात तापमान है वह 15 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक अधिकांश रूप से इसके लिए आवश्यक होता है। एंड बोते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और फिर पकते समय 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की अधिकतम आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मक्के के लिए बोते समय बरसात की आवश्यकता 50 सेंटीमीटर और फिर पकते समय 100 सेंटीमीटर है। 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में जहाँ पर बरसात होती है वहां पर मक्के का उत्पादन हमारे देश में अलग अलग भागों के अंदर पैदा किया जाता है अथवा उगाया जाता है। इसी प्रकार मक्के के लिए चिकनी मिट्टी, दोमट वाली मिट्टी, कच्छारी अर्थात काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और ये काली मिट्टी अधिकांश रूप से गुजरात, महाराष्ट्र की पठारी या पहाड़ी एरियो के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है। तो गुजरात में भी अच्छी तरीके से कहने मतलब मक्के का उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार उपयोग के रूप में देखा जाए मक्के का उपयोग कहाँ होता है? मक्के का उपयोग दवाइयां बनाने के रूप में अर्थात स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। पशुओं के चारा खिलाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और मानव के खाद्यान्न के रूप में भी इस फसल का उपयोग कर सकता है। अर्थात औद्योगिक क्षेत्रों में भी मक्के का प्रयोग किसी न किसी रूप से होता है। उत्पादक क्षेत्रों के रूप में देखा जाए तो हमारे देश में मक्के का उत्पादन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र इन राज्यों के अंतर्गत होता है। लेकिन भारत में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 19% के आसपास बोया जाता है। इसी के साथ उत्पादन भी होता है। राजस्थान में मक्के के उत्पादन की खेती के रूप में देखा जाए
तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, इन जिलों के अधिकांश रूप से इस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार मक्का भी हमारे देश और राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसके लिए अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद में अगली फसल हम लेते हैं, वह है गन्ना, कपास। मक्के के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण फसल अपने भी यहाँ पर है, राजस्थान के अंतर्गत। यहाँ अपन जिस पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख फसल है वो आपकी है बाजरा। बाजरा अर्थात गेहूं चावल के बाद में तीसरी खाद्यान्न के रूप में सबसे अधिक जिस फसल का हम प्रयोग करते हैं वो कौन सी है? बाजरा है। तो इसके लिए भी वही भौगोलिक परिस्थितियां, एंड सबसे पहले क्या तापमान होना चाहिए, इसके बाद में बरसात, एंड बरसात कितने सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, इसके बाद इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, चौथा बिंदु है इसका क्या उपयोग है, पांचवा है भारत में इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसके लिए जो तापमान है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अर्थात 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाले क्षेत्रों के अंदर किसको बोया जाता है? बाजरे को बोया जाता है। तो बरसात इसके लिए 40 से 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मिट्टी के रूप में देखा जाए तो यह अधिकांश रूप से रेतीली भाग में भी होता है, फिर भी इसके लिए भी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और कछारी मिट्टी भी जरूरी है। उपयोग हम इसको चारा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और खाद्यान्न के रूप में भी इस फसल का उपयोग होता है। उत्पादक क्षेत्र जिस प्रकार मक्के के राज्य थे उसी तरीके से बाजरा उत्पादक राज्य भी है। इन राज्यों के अंतर्गत है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। इसी प्रकार ये कर्नाटक में भी बोया जाता है, मध्य प्रदेश। इन भूभागों के अंतर्गत ये सर्वाधिक होता है। इसके बाद में राजस्थान में भी इसके कुछ जिले हैं जहां पर बाजरे की खेती भरपूर रूप से होती है। अर्थात अधिकांश रूप से जो बाजरा है ये पश्चिमी राजस्थान में होता है। तो ऐसे जिलों के अंतर्गत है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, नागौर, अलवर, जयपुर, भरतपुर और भी बहुत सारे जिले हैं, लेकिन इन जिलों के अंतर्गत बाजरे की खेती भरपूर रूप से की जाती है। तो एक बार विस्तृत देख लीजिए, विस्तृत रूप से। एंड बाजरा भारत का मूल रूप से पौधा है। हमारे देश के अंतर्गत खाद्यान्न के रूप में या इसके उपयोग और उत्पादक के रूप में सर्वाधिक जो प्रयोग है वह राजस्थान राज्य के अंतर्गत होता है। अर्थात ये कम पानी के अंतर्गत भी पैदा किया जा सकता है, इसलिए इसके लिए सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं, नहरी एरिया या नदियों का पानी पहुंच जाता है, वहां पर बाजरे की खेती भरपूर रूप से की जा सकती है।
तो इसके लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां वह देखिए। बाजरा हमारे देश के अंतर्गत एक खरीफ की फसल है जिसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान के लोग सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। उत्पादन और उपभोग दोनों की दृष्टि से ये तीसरी महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है हमारे देश के अंतर्गत, और राजस्थान में सबसे अधिक प्रयोग है वो बाजरे का ही होता है। तो बाजरे के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो सबसे पहले लेते हैं तापमान। अर्थात बाजरे को बोते समय तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। बोते समय जब बाजरा बोते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और जब ये पूरी तरीके फसल पक जाती है या पकने के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अर्थात 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जिन क्षेत्रों के अंदर तापमान पाया जाता है उन क्षेत्रों के अंतर्गत बाजरे का उत्पादन भरपूर रूप से किया जा सकता है। इसी प्रकार बरसात यानी बाजरा उन क्षेत्रों में पैदा किया जाता है जहां पर 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्थात 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के मध्य जहां पर वर्षा पाई जाती है उन भूभागों के अंतर्गत बाजरे की खेती आसानी से हो सकती है। लेकिन जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जैसा कि रेतीली भूभाग है वहां पर बरसात कम होती है तो वहां पर बाजरे का उत्पादन भी कम होता है, अधिक नहीं होता है। इसलिए कहने मतलब पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो अधिकांश लोग है वो केवल वर्षा पर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर नहर या नदियों का पानी नहीं के बराबर है। इसलिए कहने मतलब पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत बरसात तो होती है तो उसी के बलबूते पर हम कह सकते हैं कि बाजरे की खेती भरपूर होती है, अन्यथा इस साइड में नहीं हो सकती है। जो भी है बरसात 40 से 60 सेंटीमीटर जरूरी है। इसी प्रकार बाजरे के लिए मिट्टी अर्थात इसके लिए रेतीली मिट्टी में भरपूर रूप से होता है, फिर भी दोमट और कछारी वाली मिट्टी जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहां पर बाजरे की खेती आसानी से या अधिक मात्रा में इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। बाजरे का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है और खाद्यान्न के रूप में अर्थात मनुष्य खाद्यान्न के रूप में भी बाजरे का प्रयोग करता है। तो चारा और खाद्यान्न दोनों क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। बाजरे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है 32% के साथ राजस्थान है। अर्थात राजस्थान में बाजरे का जो उत्पन्न होता है वो 32% होता है। कहने मतलब सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन और उपभोग करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंतर्गत भी बाजरे की खेती काफी मात्रा में की जाती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है तो वहां सिंचाई के साधनों का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ बाजरे का राजस्थान में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी राजस्थान का भूभाग अधिकांश रूप से, लेकिन उसमें भी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, नागौर, बीकानेर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, इन क्षेत्रों के अंतर्गत भरपूर रूप से बाजरे की खेती की जाती है अथवा पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से गेहूं और चावल के बाद तीसरी बड़ी जो खाद्यान्न के रूप में फसल है वो कौन सी है, बाजरा है। तो इस तरीके से बाजरे के लिए भी भौगोलिक परिस्थितियां एक समान नहीं बल्कि हमें अलग अलग दिखाई दे रही है। इसके बाद में तीसरी फसल जो हम ले रहे हैं वो है गन्ना। गन्ना भी हमारे देश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में या व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पौधा है। गन्ना और मूल रूप से ये भारतीय पौधा है। मूल रूप से भारतीय पौधा है और भारत में उत्पादन के रूप में भी ये प्रथम स्थान है। एंड विश्व के अंतर्गत जो गन्ना पैदा किया जाता है सर्वाधिक वो किस देश के अंतर्गत है, भारत में है। तो गन्ने के लिए जो तापमान है वो 15 डिग्री से सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो बरसात है वो 100 सेंटीमीटर से
200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से मिट्टी, चिकनी, दोमट व कच्छारी की आवश्यकता होती है। उपयोग, गन्ने का उपयोग कहाँ होता है? जैसे गुड़ बनाने के लिए गुड़, चीनी, सीरा, अल्कोहल उत्पादक क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों के अंतर्गत भरपूर रूप से पैदा होता है। पश्चिम बंगाल, इसके अलावा बिहार भी है। गन्ने का राजस्थान के अंतर्गत उत्पादन देखा जाए तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा व बूंदी के अंतर्गत इसका उत्पादन होता है। तो देखिए, गन्ना भी हमारे देश के अंतर्गत एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और खरीफ की फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। और मूल रूप से ये पौधा किस देश से है? भारत से संबंधित है। अर्थात उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में भी सबसे अधिक प्रयोग है वो हमारे देश में ही किया जाता है। तो गन्ने के लिए भी भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, बल्कि अलग अलग हमें दिखाई दे रही है। तो गन्ने के लिए तापमान, गन्ने को उगाते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि इसको पकते समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि गन्ना उन क्षेत्रों में पैदा होता है जहां पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान पाया जाता है। इसी प्रकार गन्ने के लिए बरसात की जो आवश्यकता होती है वो 100 सेंटीमीटर तो बोते समय और पकाते समय या काटते समय इसके लिए 200 सेंटीमीटर। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों के अंतर्गत किसको पैदा किया जाता है? गन्ने को उगाया जाता है। या गन्ने के लिए बरसात की 200 सेंटीमीटर अधिकतम आवश्यकता होती है। गन्ना उन क्षेत्रों में पैदा किया जाता है जहां पर चिकनी मिट्टी हो, जहां पर दोमट मिट्टी हो, जहां पर कछारी मिट्टी हो। अर्थात चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसलिए ये गन्ना अधिकांश रूप से आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु जहां पर होती है उन क्षेत्रों में गन्ने की खेती होती है। अर्थात गन्ने का उपयोग है वो गुड़ बनाने में किया जाता है, चीनी बनाने में किया जाता है, सीरा बनाने में किया जाता है, अल्कोहल। ये कई बार पूछा जाता है कि गन्ने के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग होगा गुड़ बनाना, चीनी को बनाना, सीरे के रूप में प्रयोग, अल्कोहल के रूप में प्रयोग करना। तो ये 4 उपयोग आप 4 पॉइंटों के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। इसी प्रकार गन्ने की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका अधिकांश रूप से पैदावार होती है? तो ऐसे राज्यों के रूप में है उत्तर प्रदेश। अर्थात हमारे देश के गन्ने की सबसे अधिक जो कृषि है, जो खेती है, वो उत्तर प्रदेश में होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार,
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल अर्थात भारत के दक्षिण और दक्षिण पूर्व राज्यों के अंतर्गत अधिकांश रूप से इसका कृषि कार्य की जाती है, लेकिन अल्प मात्रा के अंतर्गत यह पंजाब और हरियाणा में भी पैदा किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आर्द्र जलवायु है वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में है, क्योंकि वहां पर नदियों की मात्रा भी अधिक संख्या के अंतर्गत है। इसी प्रकार गन्ने राजस्थान के अंतर्गत ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा वो बूंदी जो भी है, इन 4-5 जिलों के अंतर्गत अधिकांश रूप से कृषि कार्य होता है। अर्थात राजस्थान के गन्ना दक्षिणी राजस्थान अपन यूं कह दें जहां पर काली मिट्टी का जमाव अधिक है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी गन्ने की खेती हमें दिखाई दे रही है, यहाँ उनका उत्पादन अधिक होता है। हालांकि इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जो पूरे भारत के अंतर्गत देखें तो गंगा के मैदानी भूभाग है उन क्षेत्रों के अंतर्गत अधिकांश रूप से है, फिर भी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का भूभाग है उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी गन्ने की खेती भरपूर रूप से वर्तमान समय में हो रही है। तो इस प्रकार गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है और ये सवाल कई बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। हो सकता है कि आपका इस साल आ जाए, चाहे तापमान पूछे, बरसात पूछे, किसी भी तरीके से कोई टॉपिक देकर भी पूछा जा सकता है, या सीधा सवाल भी पूछा जा सकता है कि गन्ने की कोई 2 भौगोलिक विशेषताएं लिखिए या लक्षण लिखिए, या उससे संबंधित तर्क भी पूछी जा सकते हैं। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण फसल है वो है कपास। कपास फसल, कपास भी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण फसल है जिसका अधिकांश रूप से जो प्रयोग है वो औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, अर्थात व्यवसायिक क्षेत्रों के रूप में या मुद्रादायिनी फसल के रूप में होता है, मतलब उससे मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। गन्ना भी एक मुद्रादायिनी फसल है तो कपास भी एक मुद्रादायिनी फसल है। तो अगली अपनी फसल लेते हैं कपास। कपास के लिए भी तापमान कितना है वो देखेंगे। वर्षा, तापमान, बरसात, मिट्टी, उपयोग, उत्पादक क्षेत्र, इसमें भारत और राजस्थान दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं तापमान। इसके लिए तापमान कितना आवश्यक होता है, तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो बरसात है वह 80 से 150 यानी 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। इसी प्रकार मिट्टी है वो दोमट व कच्छारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपयोग कपास का भी उपयोग चारे के रूप में, वो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्पादक क्षेत्रों के रूप में देखा जाए तो इसको अपन वापस विभाजित करेंगे अलग अलग भागों में, फिर भी मैं लिख देता हूं। सबसे अधिक ये पंजाब में होता है, हरियाणा, राजस्थान, इसी प्रकार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों के पैदा होता है। और राजस्थान के अंतर्गत जो कपास है उसके उत्पादक जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़,
कोटा, बूंदी, अलवर, इसी प्रकार झालावाड़, क्षेत्रों के अंदर ये उगाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ में राजस्थान में कपास पैदा की जाती है। तो कपास देखिए, ये हमारे देश के अंदर 6.7% इसका भी उत्पादन किया जाता है। कपास रेशे के रूप में प्रयुक्त की जाती है, अर्थात इससे कपड़ा बुना जाता है, कपड़ा या वस्त्र। देखिए, पुर्तगालियों के आने से पहले हमारे देश के अंतर्गत कपास का उत्पादन हो रहा था, अर्थात कपास भारत के अंदर प्राचीन काल से पैदा की जा रही थी और कपड़े को बुनने में, उसको तैयार करने में भारतीय पहले से ही तैयार थे। और कपास उत्पादन की तरफ से ही ये जो अंग्रेज है, पुर्तगाली है, डच है, ये लालायित हुए थे और उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया था, क्योंकि कपड़े की आवश्यकता यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक थी। और भारत के अंदर जो कपास होता था वो महीन होता था और सुंदर होता था, जो कि दुनिया के किसी भी भाग के अंदर प्राप्त नहीं होता था। इसलिए वस्त्र उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भी भारत एक श्रेष्ठ राज्य था। यहाँ पर उत्पादन भी होता था लेकिन उपभोग भी होता था, अर्थात यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और वहां से वस्तुएं बन करके भारत आती थी, यानी कपड़ा तैयार होकर के भारत आता था और भारतीय लोग उसको सस्ते मूल्य के तहत खरीदते थे। तो इस प्रकार जो उनके परंपरागत उद्योग धंधे थे वो तो खत्म हो गए और इसकी जगह उन्होंने उद्योगों से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया। इसलिए भारतीय धीरे धीरे गरीब होते गए और उसका फायदा अंग्रेजों को मिलता गया। तो जो भी है, कहने में कपास भी मूल रूप से भारतीय पौधा है। मूल रूप से किस देश का पौधा है? भारत का पौधा है। तो कपास के लिए तापमान, कपास को उगाते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और उसको पकने के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। तो 20 से 35 सेंटीग्रेड के मध्य जहां पर तापमान पाया जाता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत कपास की खेती भरपूर रूप से की जाती है। कपास के लिए बरसात है 80 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। यानी कपास उन क्षेत्रों में पैदा होता है जहां 80 से लेकर के 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसी प्रकार कपास को उगाने के लिए मिट्टी है जहां पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है, उन क्षेत्रों में कपास की खेती भरपूर रूप से होती है। अर्थात कपास के लिए इसके अलावा एक और भी है, काली मिट्टी भी जरूरी है। यानी जहां पर काली मिट्टी होती है वहां पर भी ये भरपूर रूप से उगाया जाता है। इसलिए काली मिट्टी के रूप में देखा जाए तो गुजरात भी महत्वपूर्ण है। यानी गुजरात के अंतर्गत भी इसकी खेती काफी मात्रा में होती है। तो कहने का मतलब इसका उपयोग है हम चारे के रूप में या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, जैसा कि कच्चे रुई से धागा बनाना और धागे से कपड़ा बनाना, और कपड़े का प्रयोग हम सब लोग अर्थात मानव प्रजाति जो करती है। तो कहने औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में या इससे मुद्रादायनी के रूप में, यानी मुद्रा प्राप्त करने के रूप में इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। तो चारा और औद्योगिक क्षेत्र जिसको अपन कह सकते हैं। कपास के उत्पादक क्षेत्रों के रूप में देखा जाए तो सबसे अधिक हमारे देश के अंदर कपास है पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है दूसरा नंबर, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात, इसी प्रकार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में कपास की खेती भरपूर रूप से की जाती है। अर्थात जहां पर नदी घाटी क्षेत्र होते हैं वहां पर इसकी खेती गहन रूप से होती है। यूं देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत भी इसकी कृषि होती है, जैसा कि उत्तरी और दक्षिणी भूभाग के अंतर्गत। तो राजस्थान में कपास की खेती है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर, झालावाड़, तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत अधिकांश रूप से ये कृषि कार्य यानी कपास से संबंधित कृषि कार्य किया जाता है। लेकिन कपास की इसके साथ साथ हम कपास की 3 किस्मों को भी विभाजित कर सकते हैं। इसकी 3 मुख्य किस्में हैं। कपास की किस्में कपास की 3 किस्में। सबसे पहले है लंबे रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली कपास। दूसरी है मध्यम रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास।
और तीसरी है छोटे रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली कपास है, यह हमारे देश के अंतर्गत 50% भूभाग के अंदर उगाई जाती है। मध्यम रेशे वाली कपास है, ये 40% उगाई जाती है, जबकि छोटे रेशे वाली जो कपास है वो मात्र 10% हमारे देश के अंतर्गत उगाई जाती है। अब इसके उत्पादक राज्यों के रूप में देखें तो लंबे रेशे वाले की कपास की 3 प्रमुख राज्य है, जिसमें पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है राजस्थान। तो इन 3 राज्यों के अंदर कौन सी कपास होती है? लंबे रेशे वाली। मध्यम रेशे वाली कपास है गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसी प्रकार कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, इन राज्यों में उगाई जाती है। और छोटे वाली जो रेशे वाली कपास है वो लगभग भारत के सभी राज्यों में पैदा की जाती है। लंबे रेशे वाली जो कपास है इसका दूसरा नाम अमेरिकन कपास भी है। अमेरिकन कपास भी इसे बोलते हैं। किसको? लंबे रेशे वाली कपास। तो इसको ध्यान रखना, ये कई बार प्रश्न बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है। तो कपास की 3 प्रमुख किस्में हैं, एक बार वापस देख लीजिए। पहली है लंबे रेशे वाली कपास, दूसरी है मध्यम रेशे वाली कपास, तीसरी है छोटे रेशे वाली कपास। लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन हमारे देश में 50% होता है, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगाई जाती है, यहाँ इसकी पैदावार होती है। मध्यम रेशे वाली कपास जो हमारे देश में 40% होती है, जिसकी पैदावार या उत्पादक राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार है। इसी प्रकार छोटे रेशे वाली कपास है जो हमारे देश में मात्र 10% उगाई जाती है और लगभग सभी राज्यों में, अर्थात सभी राज्यों के अंतर्गत छोटी मात्रा में, अल्प मात्रा के अंतर्गत होती है। तो इस प्रकार कपास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे देश में इतनी कपास होती है, फिर भी हम कपास का दूसरे देशों से आयात करते हैं। क्या करते हैं? आयात। क्योंकि हमारे देश में कपास की मांग अधिक है, आयात हम करते हैं। वो राज्य है वो देश है अमेरिका, दूसरा है सूडान, तीसरा है मिस्र। तो अमेरिका, सूडान, मिस्र, इसके अलावा कुछ अफ्रीकन देश है, उनसे भी हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। तो इस प्रकार आयात हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश में कच्ची कपास की बहुत आवश्यकता है, जिसका प्रयोग हम औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में करते हैं और उसके बाद में दूसरे देशों में इस चीज को कपड़ा बुन करके निर्यात की जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गन्ना और कपास 2 हमारे देश की महत्वपूर्ण मुद्रादायनी या व्यावसायिक फसलें हैं, जबकि खाद्यान्न फसलों में गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा ये चीजें थी या ये फसलें थी। तो इस तरीके से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कुछ दालें। भारत के अंतर्गत दालों का प्रयोग कहां कहां होता है, या राजस्थान में इसका उत्पादन किस तरीके से है। तो खाद्यान्न के रूप में दालें भी एक महत्वपूर्ण फसल है। दालें, इन दालों के अंतर्गत देखा जाए तो महत्वपूर्ण फसल है चना, दूसरी है मूंग, तीसरी है उड़द, चौथी है मसूर, 5वीं प्रमुख फसल है अरहर। इसके अलावा भी हम देखें तो मटर भी महत्वपूर्ण है, मटर की दाल। तो राजस्थान में भी इनके बारे में अलग अलग बताया गया है, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बताया गया है। तो चने का उत्पादन राजस्थान में कहां होता है सबसे अधिक? देखिए गंगानगर,
हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर, इसके अलावा नागौर, इन क्षेत्रों के अंतर्गत चने की खेती भरपूर रूप से होती है। इसके अलावा तो और भी अपन देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत बूंदी और कोटा जिलों में भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन वहां पर अल्प मात्रा में होता है, जबकि यहां पर गहन मात्रा में है। संघन मात्रा के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन क्षेत्रों के अंतर्गत, यहाँ शेखावाटी वाला क्षेत्र है, वहां पर भी कहने मतलब सीकर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में भी पैदावार होता है, तो अपन सीकर को इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार मूंग, मूंग का उत्पादन राजस्थान के अंतर्गत अधिकांश रूप से पश्चिमी भूभाग है, जिसके अंतर्गत है नागौर, नागौर, जोधपुर, जोधपुर, जालोर, जालोर, पाली, बाड़मेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों के मूंग का उत्पादन, अर्थात पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मूंग की दाल है, उसको बोया जाता है। उड़द है, ये दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत, दक्षिण राजस्थान के अंदर देखा जाए तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, इसी प्रकार अलवर, भरतपुर, इन क्षेत्रों के अंतर्गत उड़द की फसल को अधिकांश रूप से या गहन रूप से बोया जाता है। तो मसूर की दाल है वह अलवर, भरतपुर और धौलपुर, इन तीनों जिलों के अंतर्गत सबसे अधिक उत्पादन मसूर की दाल का किया जाता है। इसी प्रकार अरहर भी एक महत्वपूर्ण दाल है, लेकिन यह राजस्थान के अंतर्गत अलग अलग भागों में नहीं बताया गया है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत इसका मतलब ये बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, लेकिन भारत के कुछ राज्य इसके अंतर्गत दिए गए हैं। राज्यों के रूप में देखा जाए तो इसमें है पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत अरहर की दाल को बोया जाता है, लेकिन राजस्थान में इसका उत्पादन अल्प मात्रा के अंतर्गत होता है, इसलिए कोई जिलों का नाम अपने कोर्स के अंतर्गत नहीं दिया गया है। लेकिन ये जरूरी है कि अरहर की दाल या दालें जहां पर उगाई जाती है वहां पर मिट्टी की हमेशा उर्वरा शक्ति बनी रहती है, एंड खाद के रूप में भी इन दालों का प्रयोग इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार हमारे देश के अंतर्गत रबी और खरीफ की फसलों के रूप में इन दालों का उपयोग किया जाता है या बोया जाता है। तो इसके अलावा तिलहन से संबंधित और भी कुछ फसलें हैं जिसको हम कल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप इन सबको ये ध्यान रखना है कि इन फसलों की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, इनके उत्पादक क्षेत्र भारत में कौन से हैं और राजस्थान में इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, इन सब चीज़ों का आप अच्छी तरीके से